यस एवरीवन, सबको हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हर हैप्पी न्यू ईयर। नया साल सबको मुबारक हो। आवाज आ रही है आपको? यस यस सर। बहुत बहुत मुबारक हो यस सबको। भगवान करे सबको 100 में 100 मिले और सब अच्छे नंबर से बढ़िया से पास हो जाएं और सब टॉप करें। हैप्पी न्यू ईयर बच्चों। चलिए हम लोग स्टार्ट किया जाए आज की कहानी पढ़ना। चलिए कोई बच्चा मुझे बता दे पिछला हम लोग कहाँ तक पढ़े थे। हम आगे स्टार्ट किए हैं। अल्फा बीटा और गामा हो गया था। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा बच्चों। होगा हमारे पास एनॉर्मस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अगला हेडिंग बच्चों लिखिएगा एनॉर्मस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एनॉर्मस ANOMALOUS एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ठीक है, अब इसमें दो ग्राफ आपको रीड करना होगा। एक होगा वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, और दूसरा होगा डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर। दोनों सेम ही ग्राफ है लेकिन बस चेंज कर दिया गया इसको समझने के लिए आपके लिए। दूसरा है डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर। ठीक है, दोनों ग्राफ क्या कह रहा है, दोनों ग्राफ क्या कह रहा है इसको ध्यान देते हैं। देखिए पहला ग्राफ क्या बोलते हैं, अगर हम टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बना रहे हैं और इधर हम बना लेंगे डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर का। बहुत अच्छा सा कहानी है, इसके पीछे आपको कहानी समझाएंगे ये क्या होता है। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें, इधर हम वॉल्यूम लिख लें और लगभग 10 की पावर -3 मीटर क्यूब में इधर की डेंसिटी आपके पास वॉल्यूम है, और इधर जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में। ठीक, तो यहां पर हम लोग करते हैं 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे 10 तक गया है। 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ऐसे ऐसे डॉटेड डॉटेड करते हुए यहाँ पे मान लो आपके पास 100 है। ठीक, तो वाटर बच्चों होता क्या है कहानी समझिएगा। वाटर अगर जो हमारे पास वॉल्यूम है, इनिशियली मैं ले लेता हूं एक वॉल्यूम हो गया यहाँ पर 1.00000 और दूसरा यहाँ एक वॉल्यूम है 1.0013 1.0013। तो इनिशियली होगा क्या बच्चों, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं वॉल्यूम घटेगी। कब तक घटेगी, जब तक कि 4 डिग्री सेल्सियस ना आ जाए। जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस आएगा उसके बाद अब जैसे जैसे फिर हीट करेंगे तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। ऐसे देखो ग्राफ कैसा बनेगा, थोड़ा समझने का प्रयास करो। मैंने हीट किया, पहले 1 डिग्री सेल्सियस पे आया तो टेम्परेचर घटा, वॉल्यूम घटा 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 घटा, कब तक घटा, जब तक कि 4 डिग्री सेल्सियस पे नहीं आया। फिर अगर हम टेम्परेचर और बढ़ाते जा रहे, हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, वॉल्यूम घटते गया। कब तक घटते गया, जब तक कि 4 डिग्री सेल्सियस ना हो गया। और जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस बाद 5 डिग्री सेल्सियस पे आप बढ़ने लगे तो ये इसका वॉल्यूम क्या हो गया, ऐसे बढ़ने लग गया। तो हम लोग जानते हैं बच्चों, बहुत सिंपल सी कहानी है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मास कांस्टेंट है तो अगर वॉल्यूम देखो पहले घट रहा था, तो अगर हम यहां डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बना दें, इधर लिख दे डेंसिटी वर्सेस
टेम्परेचर, टेम्परेचर होगा डिग्री सेल्सियस में, और डेंसिटी होगा आपके पास वही 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब में। ठीक है, तो होगा क्या, अब देखो यहां पर मैं यहां पे कुछ टेम्परेचर लिख लेता हूं। ये हो गया आपके पास 0, 1, 2, 3, सॉरी 1, 2, 3, 4, और ये हो जाएगा 5, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, अब क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा। उल्टा होगा मतलब अभी आप टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो वॉल्यूम घट रही थी, तो डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगी। कब तक बढ़ेगी, जब तक कि 4 डिग्री सेल्सियस न मिल जाए, और फिर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद डेंसिटी धीरे धीरे क्या होगी, घटने लगेगी। मतलब लाइक दिस, ये है आपके पास कुछ डेंसिटीज आपके पास ऐसे ऐसे हैं, उनमें से एक डेंसिटी है मार्किंग आपको याद रखने की बहुत जरूरत नहीं, बस इतना याद रखिएगा कि ये है 4 डिग्री सेल्सियस। मैं यहाँ पर एक डॉटेड लाइन खींच लेता हूँ ऐसे कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ऐसे मैं बना लेता हूँ, इसको डॉटेड लाइन से कर लेता हूँ, कलर कोई और कर लेता हूँ इसका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो होगा ये धीरे धीरे डेंसिटी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे धीरे धीरे डेंसिटी बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक। फिर 4 डिग्री सेल्सियस पे देखो यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा था तो डेंसिटी क्या होगा, घटेगा 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 घटेगा। ठीक है, अब देखो ये क्यों जरूरत है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा सारे लिक्विड के साथ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वाटर के साथ होता है। इसी वजह से जो हमारे जो, अब बताता हूं, जो ठंडी के दिनों में जाओगे बर्फीली जगहों पर, वहां जो पॉन्ड वगैरह होता है, पॉन्ड वगैरह जो देखो आइस भी वाटर का ही बना हुआ है कि नहीं। तो ऐसा होना चाहिए था कि अगर ठंडी पड़ रही है, पूरी चिल्ड हो रही है, तो पूरा का पूरा समुद्र या जो नदी होती है, नॉट समुद्र, पूरी की पूरी नदी जो है वो जम जानी चाहिए, जम जानी चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या होता है, सिर्फ ऊपर का जो परत है वो कितना बर्फीली हो जाती है, और अंदर वाटर जो होता है उसकी टेम्परेचर कितना रहता है, 4 डिग्री सेल्सियस रहता है, जिसकी वजह से वहां जो एक्वेटिक एनिमल्स है, जो मछली है या कोई भी जो नदी में रहते हैं, कोई भी जीव जंतु जो रहते हैं, वो आराम से सरवाइव कर पाते हैं। यही कारण है, अगर पूरा का पूरा जम जाता, पूरा का पूरा जम जाता तो वाटर के लेवल भी बढ़ जाती, क्योंकि डेंसिटी बढ़ जाती, डेंसिटी बढ़ जाती तो वो बर्फ जम के इतना मोटा हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता, वाटर अपने कहता क्या है कि जैसे जैसे डेंसिटी, देखो यहां पर देखो, जैसे जैसे अब टेम्परेचर बढ़ता गया, टेम्परेचर या कम करते गया, तो धीरे धीरे डेंसिटी इसकी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। जब डेंसिटी कम होगी तो वो क्या होगा, आइस बनकर के ऊपर की ओर फ्लोट करने लगता है, और अंदर का पानी, मैक्सिमम डेंसिटी कब होती है, देखो 4 डिग्री सेल्सियस में मैक्सिमम डेंसिटी उस समय होती है। मैक्सिमम डेंसिटी का मतलब वाटर, जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो नीचे, और जिसकी डेंसिटी कम वो कहाँ जाएगा, ऊपर। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो कहाँ आ जाएगा आपके पास, ऊपर। इसी वजह से ये बर्फ ऊपर फ्लोट करने लगता है, और अंदर का जो टेम्परेचर होता है वाटर का, वो 4 डिग्री सेल्सियस रह जाता है, और आराम से उसके अंदर जो मछली है, जीव जंतु जो भी है, वो सर्वाइव कर जाता है, उनको नुकसान नहीं होता। नहीं तो क्या होता, बर्फ के दिनों में पूरा पूरा बर्फ अगर बन जाता, पूरा का पूरा पानी, पूरे मर जाते, जम करके खत्म हो जाते। यही कारण है, कभी भी आप लोग जाइएगा वहां पर, तो अगर इतना बड़ा सा रॉड लेकर के उसको खोदिएगा तो उसमें से पानी निकलेगा। आपने देखा भी होगा डिस्कवरी वगैरह पे, है ना, लोग ऐसे ऐसे पानी ऐसे निकालते हैं, तो उसमें से मछली वगैरह उसमें से निकालते हैं, या कुछ भी अंदर से पानी निकालते हैं, देखा होगा आपने, देखा है कि नहीं, वीडियो वाले बच्चों देखा है आपने, रुकिए मैं दिखाता हूँ। एनॉल्मस एक्सपेंशन यही कहता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे डेंसिटी बढ़ेगी, कब तक, 4 डिग्री सेल्सियस तक, और जैसे 4 डिग्री सेल्सियस आया उस समय उसकी डेंसिटी कैसी होगी, मैक्सिमम। आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, मैक्सिमम डेंसिटी। ठीक, और 4 के बाद जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसकी डेंसिटी क्या होगी, फिर घटने लगेगी। ठीक है, इसी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो बर्फीली जगहों पर जो ऊपर बर्फ पड़ता है, तो ऊपर ही बर्फ का लेयर रह जाता है, अंदर का जो टेम्परेचर होता है स्टिल कितना मेंटेन रहता है, 4 डिग्री सेल्सियस, और वो सरवाइव कर पाते हैं। बात समझ में आ गई, यस नो, वीडियो वाले बच्चों जल्दी बोलो। यस यस सर। चलो लिख लो तो इसके बारे में फटाफट, उसके बाद ग्राफ बना लेना, इसके बारे में आप लोग लिख लीजिए।
लिखिए ऑलमोस्ट ऑल द लिक्विड expand on heating except water because when water is at 0 degree Celsius, when water at 0 degree Celsius is heated, when water at 0 degree Celsius is heated, its volume decreases, and therefore its density increases, until the temperature reaches 4 degrees Celsius, full stop. Above 4 degrees Celsius, the volume increases, and therefore density decreases, thus full stop. Okay, thus water at 4 degrees Celsius has maximum density. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा ये वर्ड को, मैं पूरे सेंटेंस को, वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस हैज मैक्सिमम डेंसिटी. आप लोग तो केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे स्पेसिफिक हीट. अब मैं बताता हूं स्पेसिफिक हीट. बहुत सिंपल तरीके से इसको याद रखिएगा, बस अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो काम आपके पास हो जाएगा. C इज इक्वल टू होता है डेल्टा Q अपॉन में M डेल्टा T. ठीक है, फॉर्मूला याद रहा तो आप डेफिनेशन बना सकते हैं. क्या कहता है स्पेसिफिक हीट? स्पेसिफिक हीट क्या कहता है कि किसी यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को, ये मास दिख रहा है आपके पास, किसी यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को कितना हीट दिया जाए. क्यू क्या होता है? हीट ना. किसी यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को कितना हीट दिया जाए कि उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस का राइज हो जाए, 1 डिग्री सेल्सियस राइज हो जाए. इसी को हम क्या कहेंगे? स्पेसिफिक हीट. तो गोल गोल घुमा दिया पूरा. किसी सब्सटेंस को, किसी यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को कितना हीट दिया जाए कि उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस का राइज हो जाए, 1 डिग्री सेल्सियस राइज हो जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट. तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कोई बता सकता है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट. किसी सब्सटेंस को कितना हीट दिया जाए कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर जाए, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट. इसका ऐसा यूनिट भी आप लोग निकाल सकते हो. जैसे देखो फटाफट बताओ तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? इट्स ऐसा यूनिट क्या होगा? जल्दी से बोलो. हीट का क्या हो गया ऊपर? जूल. मास का केजी. टेम्परेचर का केल्विन. तो क्या होगा? जूल पर केजी पर केल्विन. ये इसका क्या होगा? ऐसा यूनिट. समझ में आ गया? अगर हम सीजीएस यूनिट बोले, बोलो क्या होगा? हम जानते हैं गड़बड़ी सब करेंगे, हम जानते हैं गड़बड़ी सब करेंगे. जो ये तो हो गया ऐसा ही. अगर हम सीजीएस की बात करें तो देखो हीट का जो हीट एनर्जी है तो कहोगे सर इसका होता है कैलोरी.
सीजीएस यूनिट क्या होता है? कैलोरी। याद है ना, मैंने बताया था, यही गलती सब करते हैं, सब लिखते हैं अर्ग पर ग्राम, तो अर्ग नहीं, कैलोरी, और नीचे क्या होगा, मास का क्या होगा, ग्राम, और टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस। तो हो जाएगा कितना, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये उसका हो जाएगा सीजीएस यूनिट। बात समझ में आ गई? तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है, पर पहचानो ये किसकी एसआई यूनिट है, या बताओ स्पेसिफिक हीट की एसआई यूनिट क्या हो। ठीक है, चलो लिख लेते हैं, हेडिंग लिखो, स्पेसिफिक हीट। the amount of heat the amount of heat required the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of substance required to raise the temperature of unit mass of substance through 1 degree is called specific heat. It's called specific heat. अब ये फॉर्मूला लिख करके नीचे नोट में लिख लीजिएगा ये पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास मोलर स्पेसिफिक हीट। इसको हम लोग कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्मॉल सी था, ठीक है। मोलर स्पेसिफिक हीट एकदम सेम तरीके का फॉर्मूला है, कैपिटल सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन में एन डेल्टा टी होगा। समझ में आ गया? एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। मतलब सर समझ में नहीं आया आपकी बात, समझा देते तो बड़ा अच्छा होता। अब देखो ध्यान से, इसमें डेफिनेशन कैसे बनाएंगे। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को, एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को कितना हीट दिया जाए कि उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस राइज हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? मोलर स्पेसिफिक हीट। इसमें क्या बोला जा रहा था? यूनिट मास को कितना हीट दिया जाए कि उसकी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर जाए, उसको बोला गया था स्पेसिफिक हीट। बस यहां मास था, यूनिट मास को हीट दिया जा रहा था, और यहां किसको हीट दिया जा रहा है? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को हीट दिया जा रहा है। ठीक है वीडियो वालों, यस नो? यस नो? इसका डेफिनेशन कैसे हो जाएगा इंग्लिश में बताओ फटाफट, देखें तो, कोई बच्चा बोल के देखो। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 mole of substance through 1 degree is called molar specific। याद हो गया? बहुत सिंपल है, एकदम सेम चीज, वहां यूनिट मास की जगह बस 1 मोल ऑफ सब्सटेंस लिख देना है, सारा खेल सेम। अब जल्दी से बताओ इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, देखिए कौन बच्चा बताता है, जल्दी से बताओ इसकी एसआई यूनिट क्या होगी। पहला पॉइंट, इट्स एसआई यूनिट इज, जल्दी बताइए आप लोग। वापस ऊपर हो गया जूल, और नीचे एन नंबर ऑफ मोल्स का मतलब ये होगा मोल की पावर -1, MOL होगा, ई नहीं, और केल्विन की पावर -1। बताओ इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा? सीजीएस यूनिट क्या होगा बच्चों, जल्दी बोलो। कैलोरी मोल इनवर्स पर डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया? तो लिखो मोलर स्पेसिफिक हीट, the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of substance
required to raise the temperature of 1 mole of substance through 1 degree Celsius is called molar specific heat. It's called molar specific heat. फॉर्मूला इसका लिख करके नीचे नोट में जो भी लिखा हुआ लिख लीजिएगा. नेक्स्ट रीडिंग आपके पास है कैलोरीमेट्री. CALORIMETRY. कैलोरीमेट्री. कैलोरीमेट्री क्या है? एक फिजिक्स का एक ब्रांच है जहां पर हम हीट के बारे में स्टडी करते हैं. ठीक है, हीट के मेजरमेंट के बारे में जहां स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कैलोरीमेट्री. और जहां पर हम लोग टेम्परेचर के मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं उसको क्या बोलते थे? थर्मोमेट्री ना. जहां टेम्परेचर मेजरमेंट थर्मोमेट्री और जहां हीट का मेजरमेंट कैलोरीमेट्री. ठीक है, इसका प्रिंसिपल बड़ा सिंपल सीधा सा प्रिंसिपल है. जितना हम हीट लूज करेंगे उतना ही दूसरी वाली बॉडी क्या कर रही होगी? हीट को गेन कर रही होगी. कब तक हम लूज कर रहे होंगे और कब तक गेन कर रहे होंगे? सबसे बड़ी बात यह है. तब तक हम हीट लूज करेंगे और तब तक वो हीट गेन करेगा जब तक इन दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए. जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. सपोज करो अभी ठंडे के दिनों में आप किसी लोहे के रॉड को पकड़ो, आपको कैसा महसूस होगा? शुरुआत में ठंडा. इसका मतलब वो ठंडा, उसका टेम्परेचर कम है और आपका टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है. कब तक ठंडा महसूस होगा? कुछ देर तक. हीट ट्रांसफर कर रहे हैं आप. हीट किधर से किधर ट्रांसफर होता है? फ्रॉम हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी ट्रांसफर होता है ना. आपके हाथ से उस लोहे के हैंडल में, जो मान लो आपके पास दरवाजे में हैंडल लगा होता है, कहीं भी हैंडल लगा होता है, उसमें हीट ट्रांसफर हो रहा होगा. कब तक? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए. ऐसा नहीं ना कि सिर्फ हम पकड़े रहे, वो गर्म होता गया कुछ देर बाद पिघल गया. ऐसा हो गया? आयरन मैन तो है नहीं, हम लोग पिघला देंगे, है ना. तब तक टेम्परेचर फ्लो करेगा, मतलब हीट फ्लो करेगा, टेम्परेचर नहीं हीट फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए. इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री. द हीट गेन्ड बाय द हीट लॉस्ट बाय द बॉडी इज इक्वल टू द हीट गेन बाय द अनदर बॉडी. जितना हम हीट लूज करेंगे उतना ही वो हीट गेन करेगा, अगर यहां पर हीट का एक्सचेंज सराउंडिंग से नहीं हुआ है तो. ऐसा भी होता है ना कि हम यहां से हीट, मेरी बॉडी भी तो हीट, यहां का टेम्परेचर क्या होगा बताओ? अगर हम बाहर खड़े हो जाते हैं, बाहर का टेम्परेचर कैसा होगा? ठंडा. हमारा टेम्परेचर कैसा होगा? गर्म. हम वहां जाके रॉड पकड़ रहे हैं तो हम रॉड के साथ तो एक्सचेंज कर ही रहे हैं, साथ में सराउंडिंग के साथ में भी एक्सचेंज कर रहे हैं ना. लेकिन हम अगर ऐसा ना करें, सराउंडिंग से हम एक्सचेंज ना करें, हम सिर्फ उस बॉडी को पकड़े, हमारा हीट उस बॉडी में है, तो जितना हम हीट लूज करेंगे उतना ही हीट वो क्या करेगा? गेन करेगा. तब तक हम लूज करेंगे या तब तक वो गेन करेगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाए. इसी को हम क्या बोलते हैं? कैलोरी, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. बात समझ में आ गई? तो लिख लो फटाफट. वीडियो वाला समझ में आया? यस नो बोलो बच्चों. लिखो लिखो कैलोरीमेट्री. अभी भी आप टाइल्स पे घर पे उतरते हो तो बड़ा ठंडा लगता होगा, छना छन, लेकिन कुछ देर तक खड़े हो जाते हैं तो गर्म हो जाता है. रजाई में पैर डालते होंगे तो शुरुआत में बहुत ठंडा लगता होगा. क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर कुछ कम है और आपके बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है. या हो सकता है आपके बॉडी का टेम्परेचर कम हो, उसका टेम्परेचर ज्यादा हो, है ना. तो कुछ देर में मेंटेन हो जाता है. ऐसा नहीं ना कि आप रजाई के अंदर पैर रखे उसके अंदर आग लग जाता कुछ देर बाद, आप गर्म करते गए आग. ऐसा तो होता नहीं है. ऐसा होता है क्या? नहीं. कब तक होता है? जब तक दोनों का टेम्परेचर जैसे ही मेंटेन हो जाएगा फिर हीट एक्सचेंज होना बंद हो जाता है, रुक जाता है. ठीक है, इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी. चलिए लिखिए, हेडिंग लिख लीजिए कैलोरीमेट्री. इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the measurement of heat, that deals with the measurement of heat is called calorimetry. It's called calorimetry. नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री.
The principle of calorimetry states that the heat gained by the cold body must be equal to the heat lost by the hot body provided that there is no exchange of heat with the surroundings. ठीक है, तो ऐसे लिख लेना, हीट गेन्ड इज इक्वल टू हीट लॉस्ट। समझने में आसानी रहेगा। हीट गेन नीचे लिख लेना, हीट गेन बराबर हीट लॉस्ट। समझ में आ गया? वीडियो लो आया समझ में आप लोगों को? यस सर। तो क्यों, अब समझ में आ गया होगा क्यों ठंडा लगता है सुबह पकड़ने में। कब तक ठंडा लगता है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट उम्मीद है सबको, है ना? कब तक लगेगा? जब तक कि आपके बॉडी का टेम्परेचर और सामने वाले का टेम्परेचर, जो भी कोल्ड बॉडी हो, इन दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता है। चलिए, अब एक चेंज ऑफ स्टेट है, ये तो आप लोग बचपन से पढ़े, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझिएगा। मैं आपको बस समझा देता हूं। ये मान लो हो गया सॉलिड, ये हो गया आपके पास एक लिक्विड, और ये हो गया आपके पास गैस। समझाने के लिए बता रहा हूं बच्चों, बस समझ लीजिएगा, बहुत इजी है। आप लोग चेंज ऑफ स्टेट बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग कोई नया चीज ये पढ़ा रहा हूं मैं, ये तो बार बार आपने पढ़ा होगा, लेकिन हाँ है तो मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा कहानी क्या होता है। ठीक है, इसको लिख लेता हूं हम लोग सॉलिड, लिक्विड, और यहां पर गैस। अब बच्चों जल्दी से बताओ, अगर कोई बॉडी सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सॉलिड से लिक्विड, मेल्टिंग। इसको क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अरे लोहा है, उसको जब मेल्ट करोगे तभी तो लिक्विड स्टेट में आएगा। यस नो बोलो वीडियो वाले बच्चों। यस सब बोलते रहो, लगेगा कि हाँ तुम लोग हो, तुम लोग तो ऐसे एकदम शांत होकर बैठ जा रहे हो कि जैसे लग रहा है कि तुम लोग पता नहीं कहाँ बैठे पड़े हो। तो बोलते रहो, हमको भी समझ में आया। अच्छा फिर से बताओ, लिक्विड से गैस में आ गया तो क्या बोलोगे उसको? वेपर, वेपराइजेशन। वेपर में हो गया ना, इसको क्या बोलेंगे? वेपराइजेशन। याद है कि नहीं याद है? अरे पानी है, भाप बन के ऊपर उड़ जा रहा है, वेपराइजेशन। अच्छा इसे उल्टा देखा जाए, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या बोलोगे? कंडेंसेशन। अरे ऊपर जाता है, बादल बन जाता है, जब ठंडा होता है तो फिर बारिश होकर नीचे आती है, इसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन, है ना? फिर बताओ, लिक्विड से सॉलिड में बन जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन, है ना? फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। अरे देखा होगा, पानी है, उसको फ्रीजर में डालते हो तो जम करके बर्फ बन जाता है, सॉलिड हो गया ना। अच्छा अब अगला प्रोसेस इसी में होता है कि डायरेक्ट सॉलिड से कोई बॉडी डायरेक्ट गैस बन जाती है, उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन।
इसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। वेरी गुड। इसी का जस्ट उल्टा भी होता है। अभी सॉलिड से गैस बन गया, गैस से सॉलिड भी कुछ बनते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं? इसको भी तो सब्लिमेशन ही बोलते हैं। गैस से सॉलिड बना, इसको क्या बोलेंगे? इसको भी सब्लिमेशन। सॉलिड से गैस है, गैस से सॉलिड, सब्लिमेशन। जैसे देखा होगा कैम्फर बॉल, नैप्थलीन बॉल जिसको बोलते हैं, कैम्फर, वो क्या बोलते हैं, कारगोली, कपूर गोली, जो कपड़े उपड़े में डाला जाता है। एकदम देखा होगा सॉलिड रहता है और कपड़े में डाल करके रख दिया जाता है, कीड़ा उड़ा ना लगे कपड़े में। और देखोगे 1 साल बाद निकालोगे तो गोली गायब हो जाता है अंदर से। तो क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड से किस में बन गया? गैस में बन गया। ऐसा भी नहीं ना कि वो जहां पर रखे उसमें दाग बन गया, कपड़ा लग गया, ऐसा कुछ नहीं होता। डायरेक्ट सॉलिड, लिक्विड में आता ही नहीं, क्योंकि लिक्विड में आता तभी तो दाग बना था। लिक्विड में आया ही नहीं, डायरेक्ट सॉलिड से कहाँ चला गया? गैस, दाग वगैरह कुछ नहीं बनाता। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट्स। इसको क्या बोलते हैं? चेंज ऑफ स्टेट्स। चाहो तो बना लो, चेंज ऑफ स्टेट्स ऐसे ही बना लो, बाकी प्रोसेस आप समझ गए हो।